नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो एक उदाहरण है कि अपने देश की न्याय व्यवस्था कैसी है। अब देखिए, न्यायाधीशों के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी तो की नहीं जा सकती, तुरंत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हो जाएगा। लेकिन जो कुछ सामने दिखाई दे रहा है, मतलब जिसको कहते हैं कि जिंदा मक्खी कैसे निकल ली जाए। अगर एक वाक्य में मुझे कहना हो तो मैं ये कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल को राहत पर राहत, और आम आदमी के लिए जो है वो तारीख पर तारीख। ये है हमारी न्याय व्यवस्था का निचोड़ कि आप रसूख वाले हैं, आप पहुँच वाले हैं और आप राजनेता हैं, तो आपके लिए कानून अलग है। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, आपको पता चला होगा, आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का ईडी के केस में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो दिल्ली शराब घोटाले के केस में जो आरोप है अरविंद केजरीवाल पर, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को फिर से अंतरिम जमानत दे दी है। रेगुलर बेल नहीं दी है, अंतरिम जमानत दी है। आधार क्या बताया? आधार ये बताया कि उन्होंने जो केस किया है अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ, जिसको चैलेंज किया है, उसको हम लार्जर बेंच को भेज रहे हैं। और उसमें जो है कई प्रश्नों पर विचार होना है, जिसमें ये कि क्या ये गिरफ्तारी ज़रूरी थी, बिना गिरफ्तारी के भी पूछताछ हो सकती थी। दूसरे, जो पीएमएलए कानून है उसकी कुछ धाराओं को लेकर भी सवाल है, उनका भी जवाब तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगी। वो कब बनेगी किसी को पता नहीं। ये शराब घोटाले का केस कब चलेगा किसी को पता नहीं। ट्रायल शुरू हुआ, जो मनीष सिसोदिया का केस है उसमें ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था कि अगर जांच एजेंसी 6 महीने में ट्रायल पूरा करे, नहीं तो हम जमानत देने पर विचार कर सकते हैं। फिर जमानत का अधिकार मिल जाएगा मनीष सिसोदिया को। और लेकिन ईडी बार बार कह रही है अदालत में जाकर कि हमारी ओर से कोई देर नहीं है। लगातार मनीष सिसोदिया के वकील एडजर्नमेंट ले रहे हैं, तारीख ले रहे हैं। वो जानबूझकर डिले करना चाहते हैं ताकि ट्रायल पूरा न होने पाए। ट्रायल पूरा होने का मतलब है कि इस बात की बड़ी प्रबल संभावना है कि मनीष सिसोदिया को सज़ा हो जाएगी, तो फिर बेल का जो है ये सब खेल जो है वो बंद हो जाएगा। और अगर मनीष सिसोदिया को सजा हो गई तो अरविंद केजरीवाल कैसे बचेंगे, आम आदमी पार्टी कैसे बचेगी। अब इतने सबूत हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मुझे नहीं लगता कि इतने सबूत और किसी मामले में होते तो कोर्ट का ये रवैया होता। पैसा लिया, हवाला के जरिए लिया, किससे लिया, किसने हवाला के जरिए पैसा पहुंचाया, किस तरह से गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ। अरविंद केजरीवाल गोवा में 7 स्टार होटल में रुके, उसका पेमेंट जो है, पार्ट पेमेंट जो है कैश से किया गया, किसने किया, ये सब तथ्य आ चुके हैं। कैसे पॉलिसी बदली गई, उसमें अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका थी। उन्होंने झूठ बोल दिया, मैं विजय नायर को नहीं जानता हूँ। विजय नायर उनकी आँख नाक कान था। ये पूरी दिल्ली जानती है, पूरी आम आदमी पार्टी जानती है। कह दिया कि वो तो जो है सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करते थे, मुझे तो रिपोर्ट ही नहीं करते थे। तो इस तरह का झूठ लगातार अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं और अदालत से उनको लगातार राहत मिल रही है। पहले इस आधार पर अंतरिम जमानत मिली कि उनको, वो अपनी पार्टी के मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जो लोकसभा का चुनाव जो 5 साल में एक बार आता है, तो ऐसे में उनको चुनाव प्रचार के लिए छूट मिलनी चाहिए। तो चुनाव प्रचार के नाम पर उनको 21 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई। उसके बाद जो है वो उनको फिर से जेल जाना पड़ा, लेकिन अब अंतरिम जमानत मिली है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो सुनने लायक। कहा कि एक इलेक्टेड नेता 90 दिन से सफ़र कर रहा है, 90 दिन से जेल में। हुजूर, ऐसे हज़ारों लोग हैं जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से जेल में हैं। और ऐसे लोग भी हैं जिनका ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उनकी ओर आपकी नज़र कब जाएगी? क्या, या तो आप घोषणा कर दीजिए, बता दीजिए
कि संविधान में ऐसी व्यवस्था की जाए, सरकार को निर्देश दीजिए। आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है, कानून बनाने का काम संसद का है, लेकिन आप समय समय पर कानून बनवाते रहे हैं। तो बनवा दीजिए कानून कि जो है राजनेताओं के लिए अलग कानून होगा इस देश में और आम लोगों के लिए अलग कानून होगा। सफ़र कर रहे हैं का क्या मतलब है? भ्रष्टाचार का आरोप है, उस आरोप में कानून के तहत गिरफ्तारी हुई है। या तो आप कहिए कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है, वो आज तक आपने नहीं कहा, हाई कोर्ट ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, बार बार मामला आया आपके पास, तो आप उनकी गिरफ्तारी को अभी तक गैर कानूनी घोषित नहीं कर पाए हैं। तो जब गैर कानूनी घोषित नहीं किया है आपने गिरफ्तारी को, तो उनका जेल में रहना, सफ़र करना कैसे हो गया? फिर आप कह रहे हैं कि वो इलेक्टेड लीडर हैं, तो इलेक्टेड लीडर के लिए क्या सीआरपीसी, आईपीसी या जो अब न्याय संहिता बनी है, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय सुरक्षा संहिता, वो अलग बनी है, नेताओं पर वो लागू नहीं होती है। आपका काम है ये देखना कि जिस आरोप में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, आरोपी बनाया गया है, उसके खिलाफ सबूत है कि नहीं, उसकी गिरफ्तारी कानूनी रूप से वैध है कि नहीं, और उसके अनुसार चार्जशीट जो फाइल हुई है उसमें किस तरह के सबूत दिए गए। आपकी लोअर कोर्ट की, ट्रायल कोर्ट की जज जो है वो कहती हैं हज़ारों पेज का जो है ये एविडेंस कौन पढ़ेगा, बिना पढ़े उन्होंने जमानत दे दी थी। उनके खिलाफ आपने कुछ किया क्या? कोई भी दुनिया के की किसी अदालत का जज ये कैसे कह सकता है कि हम एविडेंस जो हमारे सामने पेश हुआ है हम उसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन उसके आधार पर हम जजमेंट देंगे? तो सवाल ये है कि जो हाई कोर्ट कह रहा है बार बार कि जितने सबूत हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी वैध है और उनको जमानत नहीं दी जा सकती। या तो आप हाई कोर्ट के फैसले को पलट दीजिए, वो आपको अधिकार है, संविधान से मिला हुआ है, लेकिन जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक इस राहत का क्या मतलब है? और इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को जैसे वो कोई विशिष्ट जन हो। आप उनसे कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को ये अब तय करना है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। आप बताइए, कम से कम इतना तो कह सकते हैं, इतनी टिप्पणियां करते हैं, एक टिप्पणी ये भी कर देते हैं कि उनको बने रहना चाहिए या नहीं, भले ही निर्देश न देते। आप कह रहे हैं कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक बात है, तो आप टिप्पणी तो कम से कम, फैसला नहीं तो टिप्पणी तो कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए पद से। आप सत्येंद्र जैन के मामले में ऐसा कर चुके हैं, आप नवाब मलिक के मामले में ऐसा कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं किया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में ये सारी बातें कैसे भूल जाते हैं आप? तो जो कुछ अरविंद केजरीवाल के मामले में अदालत के जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, टिप्पणियां आ रही हैं, उससे पूरे देश के लोग चकित हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी ने सबूत दिया है वो सही है या गलत है, वो कोर्ट में एडमिसिबल है या नहीं है, बात आपको इतनी बतानी है। और अगर आपको लार्जर बेंच को ये मुद्दा रेफर करना है कि उनकी गिरफ्तारी की ज़रूरत थी क्या, उसका औचित्य था या नहीं, तो जब तक इसका फैसला, लार्जर बेंच का फैसला नहीं आता, तब तक उनको इंटरिम बेल क्यों मिलनी चाहिए? ये देश के लोगों को समझाना चाहिए। ये देश की सर्वोच्च अदालत के बारे में लोगों की धारणा बदलने वाला फैसला हो सकता है। तो आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है, आपकी छवि का सवाल है, केवल फैसले का सवाल नहीं है। आपने जो फैसला दिया है वो कानून सम्मत ही होगा, ये हम मानकर चलते हैं, कानून के मुताबिक ही दिया होगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये कानून बाकी लोगों पर लागू क्यों नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने गलत फैसला किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने पक्षपात किया, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूं कि आप बाकी लोगों के साथ पक्षपात कर रहे हैं। जिस कानून, जिस नियम, जिस धारा, जिस उपधारा के तहत अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिल सकती है, उसके हकदार हजारों लोग हैं इस देश में जो जेलों में बंद हैं। उनकी सफरिंग आपको नहीं दिखाई देती है, केवल अरविंद केजरीवाल की सफरिंग आपको दिखाई देती है।
एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार है, जिसके खिलाफ इतने सारे सबूत हैं, जिससे प्रथम दृष्टया हाई कोर्ट सहमत है, ये तो मैं नहीं कह सकता कि आप मानते हैं कि हाई कोर्ट जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप कभी कहेंगे भी नहीं और ऐसा है भी नहीं। फिर हाई कोर्ट के फैसले में और आपके फैसले में इतना बड़ा अंतर क्यों है? दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं, किसी की हैसियत दूसरे से कम नहीं है संविधान की नज़र में। आप सर्वोच्च अदालत हैं, ये सही है, हाई कोर्ट का फैसला बदलने का आपको अधिकार है, लेकिन जब तक हाई कोर्ट का फैसला बदलता नहीं है, आप बदलते नहीं हैं, तब तक तो हाई कोर्ट के फैसले को सही ही माना जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल को ये छूट पर छूट, राहत पर राहत क्यों मिल रही है, ये देश के लोग जानना चाहते हैं और आपको बताना चाहिए, अपने फैसले में इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, या इसको जस्टिफाई करने के लिए कानून के किन प्रावधानों का आपने सहारा लिया है उसके बारे में बताना चाहिए। डिटेल फैसले में उम्मीद करते हैं कि ये सब होगा, लेकिन डिटेल फैसला आम आदमी पढ़ता नहीं है, उसकी बारीकियों में जाता नहीं है। उसके लिए आपका फैसला इतना है कि अरविंद केजरीवाल को इतने गंभीर आरोप और इतने सबूत होने के बावजूद आपने अंतरिम जमानत दे दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया, इनकार कर दिया। अब सवाल दो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के रवैये का है। वैसे ये कोई नई बात नहीं होगी कि हाई कोर्ट के फैसले से जो है सुप्रीम कोर्ट सहमत ना हो, लेकिन आपका फैसला ही नहीं है अभी तो आप कह रहे हैं कि हम इसमें इसके बारे में कोई फैसला, अंतिम फैसला नहीं दे रहे हैं, हम इस मामले को जो है वो लार्जर बेंच को रेफर कर रहे हैं। तो उस लार्जर बेंच का फैसला तो आने दीजिए, उससे पहले रिलीफ का क्या मतलब है? हालांकि अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, सीबीआई के केस में वो जेल में है, न्यायिक हिरासत में है, लेकिन ईडी के मामले में आपने इंटरिम बेल देकर सीबीआई के केस में उनको जमानत मिलने का रास्ता खोल दिया है। दोनों एजेंसियों के जो अधिकार हैं, जो अधिकार क्षेत्र है और काम करने का तरीका है, उनको जो कानूनी अधिकार मिले हैं, उनमें फ़र्क है। ईडी के मामलों में आपको मालूम होगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पीएमएलए में जो केस करती है, तो उसमें जो आरोपी है उसको साबित करना पड़ता है कि वो निर्दोष है। सीबीआई या पुलिस का कोई केस होता है तो उसमें जांच एजेंसी को, यानी सीबीआई या पुलिस को साबित करना पड़ता है कि ये जो आरोपी, हमने जिसको आरोपी बनाया है, वो दोषी है। तो सीबीआई या पुलिस का केस जो है उसमें राहत मिलना आसान होता है। पीएमएलए का केस इसीलिए बनाया गया है। पूरी दुनिया में कानून सख्त किए गए कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए काले धन का जो शोधन किया जाता है, काले धन को सफ़ेद बनाया जाता है, इस प्रवृत्ति पर रोक लगे, इस पर अंकुश लगे। इसके लिए इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आरोपी पर होता है, जो एक्यूज्ड है उस पर होता है। आमतौर पर पीएमएलए केस में इस तरह से जमानत मिलती नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों से अगर देखें तो ये सिलसिला आपने तोड़ दिया है कि पीएमएलए केस में भी आराम से जमानत मिल सकती है। लोअर कोर्ट ने किस आधार पर जमानत दी थी अरविंद केजरीवाल को, इसका जवाब कौन देगा? जिस अदालत के जज ने सबूत पढ़े ही नहीं, देखे ही नहीं, उसने कैसे फैसला दे दिया? तो किस तरह की न्याय व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं? न्यायालयों पर कैसे भरोसा बना रहेगा आम आदमी का? सर्वोच्च अदालत एक ऐसी संस्था है इस देश की जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा है लोगों का। तो ईश्वर के लिए ऐसा कुछ मत कीजिए कि लोगों का भरोसा डिगने लगे, लोगों के मन में शंकाएं उठने लगे। मैं आपके किसी फैसले पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं उसका जो इम्पैक्ट हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं और आपकी टिप्पणियों की बात कर रहा हूं। ये जो हो रहा है, ये देश में न्याय व्यवस्था की जो साख है उसके लिए अच्छा नहीं हो रहा है। बाकी आप मालिक हैं, आप जो फैसला देंगे वो सर झुकाकर सबको मानना ही पड़ेगा।
तो इस अंक पे इतना ही, अगले अंक पे फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।